हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 के बारे में, यानी पूरी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज इस वीडियो में कवर होगी। तो इस एक्सरसाइज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट √5 इज रेशनल। इस एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन हैं हम उनको एक मेथड से सॉल्व करेंगे और उस मेथड का नाम है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। इस मेथड में होता क्या है, हम किसी नंबर को रेशनल या इरेशनल एज्यूम कर लेते हैं अपनी तरफ से। जैसे कि हमें इसमें प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है, √5 एक इरेशनल नंबर है, तो इसका जस्ट अपोजिट हम एज्यूम करते हैं, जैसे कि √5 एक रेशनल नंबर होगा। जब हम इसे आगे प्रूफ करते जाते हैं तो प्रूफ करते करते हम अपनी बात को पूरी तरह से प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि ये एक रेशनल नंबर होगा, और बाद में आके ये कंक्लूजन निकालना होगा कि ये एक √5 जो नंबर दे रखा है वो एक रेशनल नंबर ही है। यानी हम एज्यूम करते कुछ और हैं, लेकिन हम अपनी बात को प्रूफ नहीं कर पाते और हमें यही कंक्लूजन निकालना पड़ता है कि जो नंबर दे रखा है वो सही है। यानी अगर √5 इरेशनल है तो इरेशनल ही होगा, और इस तरह से इस मेथड का नाम दिया गया है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये नोटिस करते हैं कि √5 एक रेशनल नंबर है, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो हम अपनी तरफ से इसको एज्यूम कर लेते हैं कि √5 रेशनल है। एज्यूम दैट √5 इज रेशनल। हमने इसको रेशनल कंसीडर कर लिया। इट इम्प्लाइज √5 = P/Q। तो हम ये भी जानते हैं कि किसी भी हम रेशनल नंबर को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। हियर P एंड Q आर को-प्राइम इंटीजर्स। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है उसको हम को-प्राइम इंटीजर्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक नंबर दे रखा है 4 के फैक्टर करते हैं तो 1 2 4 मिलता है। अगर हम 9 लेते हैं तो 9 के जो फैक्टर्स हैं 1 3 और 9 होते हैं। तो दोनों के जो कॉमन फैक्टर्स पे नज़र डालते हैं तो सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर मिलता है 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर 4 और 9 को-प्राइम्स होंगे, यानी को-प्राइम इंटीजर्स होंगे। तो हमने क्या किया, √5 को हमने रेशनल कंसीडर कर लिया। तो रेशनल कंसीडर करने के साथ साथ हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। और हमने जो P और Q जो लिए हैं वो को-प्राइम इंटीजर्स हैं, और को-प्राइम इंटीजर्स के साथ साथ इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स कह सकते हैं। को-प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पूरी तरह से हमने इसको कंसीडर कर लिया है। अब इसके बाद ये जो √5 = P/Q दे रखा है, तो Q को इधर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें मिलता है √5 × Q = P। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर हम दोनों साइड्स का स्क्वायर कर लें तो हमें मिलता है √5 × Q होल स्क्वायर = P²। और इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 5 × Q² = P²। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दे दिया। अब यहाँ पे बात नोटिस करते हैं, जैसे हमारे पास 9 था, 12 ले लेते हैं हम। 12 के जब हम फैक्टर करते हैं तो हमें मिलता है 2 × 2 × 3। तो हमें मालूम है कि जब हमने 12 के फैक्टर्स किए तो 2 × 2 × 3 मिले, यानी 2 2 3 ये सब क्या है, इसके 12 के फैक्टर्स हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर है। अगर हम P² के फैक्टर करते हैं तो हमें मिलता है 5Q², और इसको लिख सकते हैं 5 × Q × Q। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 और Q इसके फैक्टर्स हैं, और फैक्टर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो इस नंबर को डिवाइड करेंगे, यानी 5 से P² डिविजिबल होगा। तो हम लिख सकते हैं हियर P² इज डिविजिबल बाई 5। यहाँ पर जो 5Q² = P² दे रखा है, तो ये हमें इम्प्लाइज करता है
कि जो पी स्क्वायर होगा 5 से डिविजिबल है। तो एनसीईआरटी में एक थ्योरम दे रखी है, थ्योरम नंबर 1.3, उसके अकॉर्डिंग अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो जो पी होगा वो भी 5 से डिविजिबल होगा। इट इम्प्लाइज पी इज डिविजिबल बाई 5। इस थ्योरम को हम अगले वीडियो में प्रूफ करेंगे। तो पी इज डिविजिबल बाई 5, जब पी 5 से डिविजिबल है इसका मतलब ये हुआ कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि 5 जो होगा वो पी का एक फैक्टर होगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे इस कॉन्सेप्ट में। हमें मालूम है कि जो p का एक फैक्टर 5 दे रखा है, तो p को हम 5m की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर m कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 नॉन जीरो नंबर है हमारे पास, है ना, नॉन जीरो इंटीजर्स ले सकते हैं हम इसमें। तो पुट p इक्वल्स टू 5m इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वेयर m is any non-zero पॉजिटिव इंटीजर। हमने इसको पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर कर लिया है। अब यहाँ पर जब p इक्वल टू 5m हमने ले रखा है तो इस p को हम रिप्लेस कर सकते हैं 5m से। तो 5q स्क्वायर जो दे रखा था हमें p स्क्वायर है, तो p स्क्वायर को हम 5m से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 5m का होल स्क्वायर और ये मिल जाएगा 5q स्क्वायर इक्वल्स टू 25m स्क्वायर। अगर हम 5 से इसे कैंसिल आउट करते हैं तो q स्क्वायर इक्वल्स टू 5m स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर कर लिया। अब दोबारा वही वाली कंडीशन इसमें आ रही है। वो कंडीशन ये है, जैसे कि स्क्वायर के हमने फैक्टर किए तो 5 इंटू m मिल रहा है हमें, यानी यहाँ पर जो 5 होगा क्यू स्क्वायर का एक फैक्टर है, यानी क्यू स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। हियर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। इट ऑल्सो इम्प्लाइज बाई थ्योरम क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, यानी जो q है वो 5 से डिविजिबल है। जब q 5 से डिविजिबल है इसका मतलब ये हुआ 5 इज अ फैक्टर ऑफ q, यानी q को जब हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि 5 q का एक फैक्टर होगा। यहाँ हमने एक बात नोटिस की, 5 q का एक फैक्टर है। इधर हमने ये लिया था कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ p, यहाँ पर 5 p का ही फैक्टर है। तो फ्रॉम अबव 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि 5 जो होगा वो p और q का एक कॉमन फैक्टर होगा। लेकिन यहाँ पर हमने जो एज्यूम किया था वो एज्यूम किया था कि p और q जो थे वो दोनों के दोनों को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स थे। को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? ऐसे दो इंटीजर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। लेकिन यहाँ पर हमने प्रूफ किया और प्रूफ करते करते ये हमें देखने को मिला कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p और q, यानी p और q का जो कॉमन फैक्टर वो 5 है। लेकिन हमें प्रूफ करना था कि p और q को प्राइम्स हैं। दिस contradicts the fact that p and q are co-primes, यानी ये इस बात का विरोध करता है कि p और q co-primes हैं। दिस contradiction has arisen due to our wrong assumption that root 5 is rational। यानी
ये जो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हुआ है हमारे गलत धारणा की वजह से हुआ है। हमने जो गलत एज्यूम कर लिया था कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, इसकी वजह से हुआ है। thus we conclude that root 5 is rational। यानी हम कह सकते हैं या हम पूरे क्वेश्चन का निचोड़ ये निकालते हैं या कंक्लूजन ये निकालते हैं कि जो रूट 5 होगा वो एक रेशनल नंबर होगा, ना कि रेशनल। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें दे रखा है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल। यानी 3 + 2 रूट 5 को इस बार हमें रेशनल प्रूफ करना है। मेथड वही रहेगा हमारे पास, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में हम जस्ट इसका अपोजिट लेते हैं और हम प्रूफ नहीं कर पाते कि हमने जो अपोजिट लिया है वो सही है और वो गलत प्रूफ हो जाता है। और इस तरह से हम कंक्लूजन ये निकालते हैं कि क्वेश्चन में ये जो दे रखा है ये सही है। तो सबसे पहले एज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज रेशनल। हमने इसको एक रेशनल नंबर कंसीडर कर लिया। जब रेशनल नंबर कंसीडर कर लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 + 2 √5 = P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। हियर P and Q आर co-primes एंड Q ≠ = 0। जहाँ पर P और Q जो दे रखे हैं वो को प्राइम इंटीजर्स हैं और उसके साथ साथ Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। अब इसके बाद इस 3 को हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें मिलता है 2 √5 = P/Q - 3। और इधर अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो इधर Q मिलता है तो P - 3Q, तो 2 √5। अब 2 को इधर ले जाते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ले जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे। तो √5 = P - 3Q 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाता है हमें 2Q। ये तो बात हो गई इसकी। यानी हम इस मेथड में सॉल्व करते करते जो स्टेप्स हैं, लास्ट स्टेप में हम ये रखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में हम सिर्फ रेशनल नंबर को छोड़ेंगे, बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पर जो 3 और 2 थे जो कि रेशनल नंबर्स हैं, इनको हम दूसरी साइड में ले गए, यानी सबको ट्रांसफ़र कर दिया। हमने लेफ्ट साइड में सिर्फ √5 को अकेला छोड़ दिया है इसमें। अब इसके बाद में सिंस P, Q, 3 and 2 आर नॉन जीरो इंटीजर्स, क्योंकि ये सब के सब क्या हैं, P, Q, 3 और 2 ये नॉन जीरो इंटीजर्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि P - 3Q / 2Q इज रेशनल। यानी ये जो नंबर हमें मिला है P - 3Q / 2Q एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि अब P/Q यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हमें एक बात और देखने को मिलती है, क्योंकि ये रेशनल है और यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है और ये जो नंबर दे रखा है वो हमें रेशनल नंबर दे रखा है। इट इम्प्लाइज रेशनल नंबर = रेशनल नंबर। इससे प्रूफ होता है कि जो रेशनल नंबर है वो रेशनल नंबर के इक्वल होगा, बट इट इज नॉट पॉसिबल सिंस इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज रेशनल। कहने का मतलब ये हुआ कि रेशनल नंबर अगर इरेशनल नंबर के इक्वल हो गया तो यहाँ पर √5 को हमें रेशनल ही कहना पड़ेगा, जो कि इस बात का विरोध करता है कि √5 एक रेशनल है। सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। यानी हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि 3 + 2 √5 एक रेशनल नंबर होगा। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है उसमें दे रखा है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। यानी
इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट्स दे रखे हैं और तीनों पार्ट्स में प्रूफ करवा रहा है कि ये प्रूफ करोगे तीनों इरेशनल हैं। तो फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। 1/√2 दे रखा है, एज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल। हमने एज्यूम कर लिया कि ये रेशनल है। इट इम्प्लाइज 1/√2 इक्वल्स टू a/b। तो हमने इसको a/b में कंसीडर कर लिया है, जहाँ पर b की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है और a एंड b आर को-प्राइम्स। अब हम क्या करते हैं, 1/√2 जो दे रखा है इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 से हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो √2 का इसमें करेंगे तो हमें √2 मिल जाता है और ये मिल जाता है 2 और इधर a/b मिल गया। हमें 2 का मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा √2 इक्वल्स टू 2a/b। अब इसके बाद यहाँ पर हमें मालूम है 2a और b ये सबके सब नॉन जीरो इंटीजर्स हैं। जब नॉन जीरो इंटीजर्स हैं तो इसका मतलब ये जो राइट साइड वाला जो पोर्शन है वो एक क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। जब ये रेशनल है और वो इक्वल है √2 के, तो हमें ये भी कहना पड़ेगा कि ये जो रेशनल नंबर है किसी रेशनल नंबर के ही इक्वल होता है, यानी हमें √2 को एक रेशनल नंबर कहना पड़ेगा। लेकिन हमें मालूम है कि √2 एक रेशनल नंबर है, जो इस बात का विरोध करता हमें मालूम है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, यानी रेशनल नहीं है। तो ये कभी भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो अगर √2 इरेशनल नंबर है तो 1/√2 भी एक इरेशनल नंबर होगा। जिस तरह की लैंग्वेज मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में लिखी थी वही स्टेटमेंट इसमें लिखे जाएंगे। बात कर लेते हैं सेकंड वाले पार्ट की। तो सेकंड वाले पार्ट में हमें दे रखा है 7√5। तो हमने क्या किया, इसको भी रेशनल एज्यूम कर लिया और रेशनल एज्यूम करने के साथ साथ इसको हम a/b की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ पर b की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। a और b यहाँ पर को प्राइम इंटीजर्स हैं। तो हमने क्या किया, इस 7 को उधर ले जाएंगे तो हमें मिलेगा √5 इक्वल्स टू a/7b। अब यहाँ पर एक बात नोटिस करते हैं, a, b और 7 ये तीनों के तीनों नॉन जीरो इंटीजर्स हैं। इसका मतलब a/7b जो होगा वो एक रेशनल होगा और ये जो रेशनल नंबर है वो √5 के इक्वल है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो √5 है ये भी एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये रेशनल नंबर के इक्वल है। लेकिन ये इस बात का विरोध करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि √5 एक रेशनल होगा, जो कि गलत होगा। तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि √5 जब इरेशनल है तो 7√5 भी एक इरेशनल नंबर होगा। यानी दोबारा समझ लेते हैं इस बात को, अगर a/7b यहाँ पर जो नॉन जीरो इंटीजर्स हैं तो a/7b जो होगा वो एक रेशनल नंबर होगा, जो p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है। जब ये रेशनल है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि √5 भी रेशनल होगा, क्योंकि ये दोनों नंबर इक्वल दे रखे हैं। लेकिन √5 रेशनल पॉसिबल नहीं है, ये इस बात का विरोध करता है कि √5 एक रेशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि √5 जब रेशनल है तो 7√5 भी एक रेशनल नंबर होगा। सारे स्टेप्स वही हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किए। बात करते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट की। थर्ड वाले पार्ट में 6 + √2 इक्वल्स टू, ये एक रेशनल नंबर हमें प्रूफ करना है, तो इसको हम रेशनल कंसीडर कर लेते हैं। तो a/b की फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ पर b की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है और a और b को प्राइम्स हैं, यानी को प्राइम इंटीजर्स हैं, यानी जिनका कॉमन फैक्टर 1 होगा। तो हम 6 को उधर ले जाते हैं तो हमें मिलता है √2 इक्वल्स टू a/b -6 और b यहाँ पर लिख लेंगे तो ये हो जाएगा a-6b, ये हो जाएगा √2। क्योंकि यहाँ पर a, b और 6 नॉन जीरो इंटीजर्स हैं, इसका मतलब ये एक रेशनल होगा और ये जो रेशनल नंबर है हमेशा रेशनल नंबर के इक्वल होगा। तो इसका मतलब हमें कहना पड़ेगा √2 भी एक रेशनल है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि √2 का इरेशनल नंबर है। जब √2 इरेशनल नंबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 + √2 भी एक इरेशनल नंबर होगा। बाकी सारे स्टेप्स हमारे बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 से मैच करेंगे। तो मैं समझता हूँ एक्सरसाइज आप लोगों की समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।